आज का टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं कि अमित बॉट 2 कार्स। ही सोल्ड द फर्स्ट कार एट 10% प्रॉफिट एंड द सेकंड वन एट 25% प्रॉफिट। द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड कार इज 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट कार। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज इन बोथ द कार टुगेदर। अमित 2 कार खरीदता है। वो पहली कार को 10% के लाभ पर और दूसरी कार को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि दूसरी कार का सेलिंग प्राइस पहली कार की सेलिंग प्राइस से 25% ज्यादा है, तो उसे कुल मिलाकर कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है दोनों कार पर, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। अब देखो, बहुत ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना है। अमित पहली कार को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिख दूंगा सेलिंग प्राइस। तो 10 पर 1 का प्रॉफिट है, यानी कि 10 की वस्तु को अमित 11 पर बेचता है। ये तो आ गया फर्स्ट कार के बारे में। और सेकंड कार को वह 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट। तो यानी कि यहाँ पर सेकंड कार को 4 पर 1 का प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है ना। 4 का 1 का प्रॉफिट पर बेच रहा है। 4 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट, यानी कि 4 की वस्तु को 5 पर बेच रहा है। तो इस तरीके से सेकंड कार का सेलिंग प्राइस पहली कार के सेलिंग प्राइस से 25% ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि दोनों कार के सेलिंग प्राइस को बराबर करेंगे। ऊपर 5 की मल्टीप्लाई, नीचे 11 की मल्टीप्लाई। और 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 पर 1 ज्यादा 5 है। यानी कि पहली कार में 4 की मल्टीप्लाई, दूसरे में 5 की क्यों करी है, क्योंकि दूसरे कार का जो सेलिंग प्राइस है पहले से 25% ज्यादा है। अब देखो, 5 गुणा 4 की पहली कार में हो रही है और 11 गुणा 5 की दूसरी में, तो 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन को कैंसिल आउट करूंगा। यानी कि कुल मिलाकर पहली में 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके कॉस्ट प्राइस में भी 4 की मल्टीप्लाई। सेलिंग प्राइस में दूसरी वाली कार की 11 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके कॉस्ट प्राइस में भी 11 की मल्टीप्लाई भाई। तो 10 गुणा 4 यानी कि 40 आ जाएगा। 11 गुणा 4 यानी कि 44 आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 गुणा 4 यानी कि 44 आ जाएगा। और 11 गुणा 5 यानी कि 55 यहाँ पर आप लोग आ जाएगा। अब 40 और 44 यानी 84 आ गया। और 84 की वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 44 और 55, तो यानी कि 99 पर बेचा जा रहा है। तो 84 की वस्तु को अगर 99 पर बेचा जा रहा है तो 15 का प्रॉफिट है। तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, जो कि 84 पर 15 का प्रॉफिट है। तो देखेंगे 100 पर कितना है। ठीक है ना। आप देखिएगा, ये आप लोगों का निकल कर आ गया 1500/84। तो 84 से आप लोगों का एक बार चला गया, तो कितना बचा, 66, यानी कि 660। तो 8×6 = 48, 8×7 = 56, 8×8 = 64। तो 4×8 = 32, यानी कि 17 टाइम्स आप लोगों का यहाँ पर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 17 पॉइंट समथिंग परसेंट निकल कर यहाँ पर आएगा। और अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन आ रहा है जो 17.85% आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि केवल और केवल फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं कि द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए बी एंड सी इज 8:9:5 and the ratio of percentage profit is 8:7:14 respectively. If the profit percentage of A is 14.28% and the cost price of B is 400 rupees, what is the overall percentage gain? देखो, यहां पर बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस दे रखा आर्टिकल ए बी सी का 8:9:5 और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो दे रखा है 8:7:14। और यहां पर बोल रहा है कि आर्टिकल ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज है 14.28% है। आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है। तो ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, ये आप लोगों को बताना है। देखो, यहां पर लिखेंगे आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल सी। तो आपको सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखा वो 8:9:5 दे रखा है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज का भी रेशियो यहाँ पर गिवन है, जो कि दे रखा है 8:7:14 दे रखा है। और आपको ये दे रखा कि आर्टिकल ए में जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 14.28% है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 14.28% है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है।
ठीक है ना, 1/7 होती है। यानी कि इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि भाई 7 पर 1 का लाभ है, यानी कि 7 की वस्तु को 1 ज्यादा तो 8 पर बेचा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट प्राइस आप लोगों का निकल कर आएगा 7 यूनिट। भाई 7 पर 1 का प्रॉफिट है और 1 का प्रॉफिट है तो 8 पर बेचा जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस निकल कर आप लोग आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। जब 8 यूनिट आपका 14.28% है तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 7 यूनिट आप लोग कह सकते हो भाई ये 8 यूनिट ही तो 14.28% के बराबर है, यानी कि 14.28 का मतलब है 14 सही 2/7%, यानी कि 100/7%। तो इसका मतलब 8 यूनिट की वैल्यू ये थी 100/7%। तो यहां से 7 यूनिट की अगर वैल्यू निकालूंगा मैं 100/8 इंटू 7 परसेंटेज, यानी कि 100/8%। और जिसका मतलब क्या आएगा आप लोगों का निकल कर कि 12.5%। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस 7 यूनिट की वैल्यू 12.5% आ जाएगी, जिसका मतलब होता है 1/8, यानी 8 पर 1 का लाभ हो रहा है। तो अगर 8 पर 1 का लाभ है तो 8 कॉस्ट प्राइस है और 1 का प्रॉफिट यानी कि 9 पर बेचा जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल का 8 यूनिट आ गया निकल कर। अब आपको ये पता ही है कि भाई 8 यूनिट 14.28% के बराबर, यानी कि 14 2/7%, 100/7 के बराबर। तो मैं यहाँ पे 14 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो 14 यूनिट निकल कर आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर कि 100/7 और यहाँ पर 8 से भी डिवाइड कर दूंगा और इंटू 14। तो 7 से 2 बार, 2 से आपका 4 बार, 4 से 100 25 बार, यानी कि 25% आ गया। तो इस तरीके से कहूंगा कि 25% आ गया और 25% की वैल्यू 1/4, यानी कि 4 की वस्तु 1 ज्यादा 5 पर बेची जा रही है। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस जो निकल कर आएगा इसका 4 यूनिट आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ध्यान से समझना, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 8 और 9 17 और 5 22 यूनिट। ठीक है जी, 22 यूनिट आ गया, इसको साइड कर देते हैं। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 7 और 8 15 और 4 19 यूनिट आ गया। अब ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं यहां पर निकालूंगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, तो इजीली निकाल सकता हूं। कैसे भाई? 19 की वस्तु को 22 पर बेचा जा रहा, तो 19 पर 3 का लाभ है, तो 100 पे कितना हो जाएगा? यानी कि 300/19 हो जाएगा। और जो कि 300/19 कितना होता है? 19 ही कम 19, है ना। और 19 पंजे 95, यानी आप लोगों का कितना निकल कर आ रहा है? 19 ही कम 19 तो 110, 19 पंजे 95। ठीक है, यही आ रहा है ना आप लोगों का निकल कर। यहाँ पर ध्यान से एक बार समझिएगा, ठीक है ना। 19 ही कम 19 110 आ गया और 19 पंजे 95, तो कितना आप लोगों का बचा? तो ये आप लोगों का यहाँ पर जो बचा है, यानी कि 15 150, 19 7 133, 15.7% लगभग आप लोगों का यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि 15.8% दे रखा है। तो इसमें आप नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का आंसर टिक करोगे, क्योंकि किसी ऑप्शन में 15.7% नहीं है। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहाँ पर समझते हैं कि ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ ग्राउंडनट। जो तेल है वो ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली के वेट के 20% के बराबर है, इज एक्सट्रैक्टेड इन अ मिल, जो एक मिल में निकाला जाता है। यानी कि मान लो कि कुछ मूंगफली लेके गए आप, उसका 20% ही तेल निकलता है मूंगफली में से। द मैटर लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज सोल्ड एज कैटल फील्ड एट द रेट ऑफ ₹12.5 पर किलोग्राम। यानी कि जब मूंगफली में से तेल निकलता है और जो बाकी का भाग बचता है उसको भैंसों के चारे के लिए यूज किया जाता है, और उसे ₹12.5 पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया जाता है। द ग्राउंड नट्स आर बोट एट ₹20 पर किलोग्राम। मूंगफली को ₹20 प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जा रहा है। द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ₹5 पर किलोग्राम, और इसे तेल निकालने में जो मशीन वाले ने प्रोसेसिंग फीस ली है वो ₹5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से ली है। एट वॉट प्राइस ₹पर किलोग्राम शुड दी
ऑयल बी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन द टोटल कॉस्ट। टोटल 20% का लाभ कमाने के लिए तेल को कितने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाएगा। टोटल कॉस्ट इक्वल टू है कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपकी बनती है ग्राउंड नट की कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट को मिलाकर आप लोगों की टोटल कॉस्ट बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। अगर मैं मान लूं कि टोटल स्टार्टिंग में हम लोग मान लेते हैं कि 100 किलोग्राम मूंगफली है, 100 की बजाय 10 ले लो आप लोग। 10 kg स्टार्टिंग में हमने मानी कि टोटल ग्राउंड नट, लेट दी टोटल ग्राउंड नट, यहां पे लिख देता हूं कि लेट दी टोटल ग्राउंड नट, लेट दी टोटल ग्राउंड नट्स कितनी है, 10 किलोग्राम है। अब 10 किलोग्राम में से ये कह रहा है कि 20% तेल निकलता है, यानी कि 10 kg का 20% कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम। और यही क्या है, आप लोगों का ऑयल है जो एक्सट्रैक्शन होने के बाद निकलता है। समझ में आ रही है बात। यानी कि तेल कितना है यहां पर, 2 किलोग्राम है। तो बचा जो आपका जो बाकी का चीज बची, यानी कि बाकी मटेरियल, रॉ मटेरियल लिख देता हूं यहां पे, रिमेनिंग मैटर। तो रिमेनिंग मैटर कितना बच गया, 8 किलोग्राम आप लोगों का यहां पर बच गया, जो भैंसों के चारे के लिए डाल दिया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग एक चीज और मान लेते हैं कि 1 किलो मूंगफली की कीमत 10 रुपए है, ये मान लू मैं। 1 किलो 1 kg ग्राउंड नट, यहां पे लिख देता हूं 1 kg ग्राउंड नट इक्वल टू 10 रुपीज पर केजी, ये भी मैंने यहां पर मान लिया, ठीक है ना। यानी कि 1 किलो मूंगफली की कीमत 10 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बड़े ध्यान से समझना है, 10 किलो मूंगफली है, 1 किलो की कीमत कितनी है, 10 रुपए के हिसाब से है। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि 10 किलो की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर यहां पर हो जाएगा 100 रुपए टोटल। और इसे 20% के प्रॉफिट पर अगर मैं बेचूंगा तो टोटल 120 रुपए में बेच दूंगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना। टोटल 20% का लाभ कमा रहा तो 120 में बेच दूंगा, क्लियर है। अब देखो ये बताना कि तेल को किस कीमत में बेचना। जो मैटर है, रिमेनिंग मैटर 8 किलोग्राम, इसे बेच रहा है 12.5 के हिसाब से। तो यहां पर आएगा जो मैटर है उसे कितने का बेचा, उसे हमने बेचा 8 गुणा 12.5 रुपए, यानी कि 100 रुपए में तो बेच दिया मैटर को हमने, ठीक है ना। यानी कि हमने जो मैटर है उसे कितने में बेच दिया, उसे हमने मैटर को बेच दिया, है ना, 12.5 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से हमने मैटर को बेचा। तो मैटर को हमने बेचा यहां पर 100 रुपए में, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझिएगा ना। और एक चीज यहां पर और बोल रहा है, एक चीज आपको बोल रहा है, अच्छा यहां पर एक चीज दे रखी है आपको, ये दे रखा कि ग्राउंड नट को 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। यानी कि ग्राउंड नट की कीमत आप लोगों को भाई गिवन है यहां पर, ठीक है ना। ये मिसिंग हो गई थी वैल्यू हमारे से, तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसको लिख देते हैं। यानी कि 1 किलो ग्राउंड नट की कीमत है 20 रुपीज पर किलोग्राम, 20 रुपीज पर किलोग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। तो टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट कितनी निकल कर आ गई, ये आ गया आपकी 10 किलो है और 20 रुपए के हिसाब से है, यानी कि 200 रुपए आप लोगों के यहां पर निकल कर आ गए। टोटल ग्राउंड नट की कॉस्ट जो निकल कर आई, टोटल 200 रुपए निकल कर आप लोगों की यहाँ पे आ गई, है ना। अब देखो यहां पर, अब देखो 8 किलो जो मैटर बचा उसे 12.5 के हिसाब से 100 रुपए में बेच दिया। अब एक चीज और है, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको ध्यान से समझना। जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसे 5 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से देनी पड़ रही है, यानी कि 10 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट, यहां पे कह दूंगा मैं कि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 5, यानी कि ये आप लोगों की निकल कर आएगी 50 रुपए, है ना। तो टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकल कर आती है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला दे रखा कि ग्राउंड नट की कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। तो ग्राउंड नट की कॉस्ट है 200 रुपये, प्रोसेसिंग कॉस्ट है 50 रुपये। तो यहां से टोटल कॉस्ट जो आप लोगों की निकल कर आएगी
वो कितने निकल कर आएगी, यानी कि 200 प्लस 50, और ये आप लोगों का निकल कर आ गई टोटल कॉस्ट 250 रुपये। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब ये कह रहा है कि ओवरऑल 20% का लाभ भी कमाना है, तो 250 पे 20 का लाभ कमाऊंगा तो 50 रुपए का लाभ कमाऊंगा, यानी कि 300 रुपए में बेच दूंगा। ये आप लोगों का सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया, सेलिंग प्राइस, यानी कि इस तरीके से इसे 300 रुपए में बेचा जा रहा है। 100 रुपए तो आपको कहां से मिल रहे हैं भाई, यहां से मिल रहे हैं जो रिमेनिंग मैटर भैंसों के चारों के लिए 10 किलो मूंगफली थी, 10 में से 8 किलो तो रिमेनिंग मैटर निकला जो भैंसों के चारे में डाला जाता है, और उसे 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। 100 रुपए तो आपको यहां से मिल गए। बाकी 2 किलो तेल निकला है ना। अब तेल को किस कीमत में बेचे, टोटल 300 रुपए कमाने हैं, तो रिमेनिंग प्राइस आप लोगों का बच गया, रिमेनिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 300 रुपए टोटल थी, 100 रुपए भैंसों के चारे से मिला तो 200 रुपए बचा, यानी कि 2 किलो ऑयल को अब 200 रुपए में बेचा जाएगा। तो 1 किलो ऑयल की कीमत कितनी आ गई, 100 रुपीज पर केजी। यानी कि इस तरीके से अब तेल को निकालकर कितने रुपए में बेचा जाएगा, यही आप लोगों से पूछता है। तो यहां पर जो कॉस्ट निकल कर आई है, तेल को 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाएगा। आप देख सकते हो 20 रुपए में मूंगफली खरीद रहे थे, है ना, 5 रुपए प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी थी, और तेल को बेचना पड़ेगा 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, अगर हमें फाइनली 20% का लाभ कमाना है। ठीक है ना, सवाल समझ में आ गया, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 2.5 किलोग्राम राइस इज 125 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 9 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 किलोग्राम पल्सेस, the cost of 14 kilogram pulses is equal to that of 1.5 kilogram tea, the cost of 2 kilogram tea is equal to that of 5 kilogram nuts, what is the cost of 11 kilogram nuts। कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम चावल की कीमत 125 रुपए है, 9 किलोग्राम चावल किसके बराबर है, 4 किलोग्राम पल्सेस दाल के बराबर है, और 14 किलोग्राम दाल 1.5 किलो चाय के बराबर है, 2 किलो चाय आप लोगों की 5 किलो नट्स अखरोट के बराबर है, तो 11 किलो अखरोट की कीमत आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है ना, स्टार्टिंग में आप लोगों को दे दिया कि 2.5 किलोग्राम जो राइस है इनकी कीमत आप लोगों को दे दी 125 रुपीज। तो अगर मैं अब 9 किलोग्राम राइस की कीमत निकाल दूं, मैं कह दूं 9 किलोग्राम, यानी कि 9 किलोग्राम राइस की कीमत हम लोग यहां पर निकालेंगे। 9 किलोग्राम राइस की कीमत आएगी आप लोगों की 125/2.5 और गुणा 9 रुपीज, और ये कीमत किसके बराबर है, आपके 4 किलोग्राम पल्सेस के बराबर है ना। तो 0 से दशमलव हटाऊंगा, ऊपर 0 आएगा, 25 पंजे और 50 निमा, यानी कि 450 रुपए आ गई। तो ये किसके बराबर है, 4 किलोग्राम पल्सेस के बराबर है। 4 किलोग्राम पल्सेस की कीमत आ गई आप लोगों की यहां पर 450 रुपीज के बराबर। अब 14 किलोग्राम पल्सेस की कीमत निकालूंगा, 14 किलोग्राम पल्सेस आपका निकल कर आएगा 450/4 गुणा 14। ठीक है ना, ये 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, और 14 2 से 7 बार, और ये 2 से 450, 225 बार, यानी कि आपका निकल कर आ गया 225 गुणा 7 रुपए 14 किलोग्राम पल्सेस की कीमत। और ये किसके बराबर है, 1.5 किलो टी के बराबर है, यानी कि यहां से कह दूंगा 1.5 किलोग्राम टी इक्वल टू 225 इंटू 7 रुपीज के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर अगर 2 किलोग्राम टी की कीमत निकाल दूं, तो यहां से कह दूंगा 2 किलोग्राम टी इक्वल टू 225 गुणा 7/1.5 इंटू 2। पॉइंट से हटाऊंगा तो 1 10 की मल्टीप्लाई, 15 से 225 15 बार, तो 15 7 105 गुणा 2, यानी कि 210, 2100 रुपए आप लोगों की निकल कर आ गई कीमत 2 किलो चाय की। और 2 किलो चाय 5 किलो नट्स के बराबर है ना। तो 2 किलो चाय किसके बराबर है, 5 किलो नट्स के बराबर है, यानी कि 2100 रुपए किसके बराबर है, 5 kg नट्स के बराबर है। ठीक है ना, 2100 जो रुपए है वो 5 kg नट्स के बराबर है। तो यहां से मैं कह दूंगा कि भाई 11 kg नट्स की कीमत हमें निकालनी है, तो यह आएगा 2100/5 और गुणा 11, तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 420 आ गया। तो
तो 420 गुणा 11 यानी कि 4200 रुपये आपका निकल कर आ गया। तो इस तरीके से 11 किलो नट्स की जो कीमत निकल कर आ जाएगी वो आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी 4620 रुपये। और यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, 4620 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को समझते हैं कि डेयरी ओनर सेल्स द पनीर एंड क्लेम्स टू गेन 12% and he also mixes 15% impurities in the पनीर। Find the actual profit percentage earned by the owner। एक डेयरी का ओनर पनीर को बेचता है और 12% प्रॉफिट का दावा करता है, उसमें 15% क्या मिला देता है, इम्प्योरिटीज यानी कि नकली चीज और मिला देता है 15%, और अब आप 15% नकली पनीर मिला देता है। अब ये पूछता है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाया, तो 12 और 15। तो यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, 12% प्लस का 15% और प्लस आएगा 12 गुणा 15/100। ये आप लोगों का ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और देखिएगा ध्यान से कितना निकल कर आया, यानी कि 12 और 15 27% और प्लस 15 और 12 की गुणा 180/100 कितना होता है 1.8%। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है 28.8% आप लोगों का यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 28.8% टोटल प्रॉफिट आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं कि ये मिल्क मैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट द मिक्सेस द वाटर फ्रीली अवेलेबल in it and thus he gains 7.69%। The quantity of water in the mixer of 1 liter is। देखो क्या कह रहा है कि एक मिल्कमैन, एक दूधिया जो है वो दूध को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, लेकिन उसमें पानी मिला देता है। दूध को क्या करता है दूधिया, कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, यानी कि जितनी उसकी लागत आ रही ना दूध में उतने में ही बेच रहा, लेकिन वह उसमें पानी मिला देता है और पानी जो है वो फ्री का है भाई, फ्रीली अवेलेबल है पानी। और इस तरीके से वह 7.69% का लाभ कमा रहा। तो अब आप लोगों को यह बताना कि 1 लीटर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 1 लीटर, यानी कि टोटल 1 लीटर में कितना मिलीलीटर उसने पानी मिलाया, यानी कि जब 1 लीटर बेच रहा वो दूध, पानी मिलाने के बाद 1 लीटर जो दूध उसने बेचा, तो उस 1 लीटर में कितना पानी मिलाया उसने, ये आप लोगों को बताना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू को आप लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1/14, तो 1/14 को परसेंटेज में चेंज करूंगा इंटू 100, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर कितना आएगा 100/14 आ जाएगा। ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका, यानी कि परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं तो 14 सत्ते 98, 2 20 14 14 कम 14 14 सत्ते 98 आ गया। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का और कितना बन गया यहाँ पर 14 सत्ते 98, तो आप लोगों का कितना आप लोगों का निकल कर आ गया 20 14 कम 14 6 14 8, यानी कि 7.18 आ रहा है। अगर मैं 1/13 इंटू 100% यहाँ पर निकाल लूँ तो ये निकल कर आएगा, यानी कि 100/13%। तो 13 सत्ते 91, 90 आ गया, 13 छिका 78, 120 और 13 अट्ठे 104। ठीक है ना, यानी कि आपका यहां पर निकल कर आ गया 7.69% अप्रोक्स। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 होती है। कितनी होती है 1/13। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, यानी कि 1/13 प्रॉफिट हो रहा है। 1/13 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 यूनिट तो यहां पर क्या है, प्रॉफिट है। समझ में आ गया भाई, है ना, कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये आप लोगों का प्रॉफिट है, 13 पर 1 का प्रॉफिट है। समझ में आ गया। तो ये प्रॉफिट किस में हो रहा है आप लोगों का, तो आप कहोगे भाई ये वाटर का प्रॉफिट है, यानी कि 13 यूनिट तो आपका मिल्क है यहां पर इस क्वेश्चन में, और जी 1 यूनिट क्या है आप लोगों का, वाटर है। तो टोटल मिक्सचर कितना बनेगा, 13 और 1 14 यूनिट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, मिल्क और वाटर को मिला के तो बेच रहा वो, तो टोटल 13 और 1 14 यूनिट बन गया। तो 14 में 1 भाग मिला रहा है, कितना, टोटल 14 में से 1 भाग पानी मिला रहा है। ठीक है ना, तो 1 लीटर में कितना मिलाएगा, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो यही आप लोग आंसर निकल कर आ जाएगा।
तो आप कह देंगे यहाँ पे 14 से कितनी पर कटेगा, 14 सत्ते 98, 14 एकम 14, यानी कि 71 पॉइंट समथिंग, है ना। 6 आएगा 60 और 14 चौका 56, 40 और 14 दूनी 28, यानी कि 71.42 मिलीलीटर क्या मिलाएगा, 1 लीटर मिक्सचर में पानी को मिलाएगा। और यही आप लोगों को क्वेश्चन में निकालना था और इस तरीके से आपका जो जवाब आया ऑप्शन नंबर सी निकल कर आया। क्या आप लोग इस तरीके से कर लेंगे? आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि ए मिल्क वेंडर बॉट 28 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 8.5 रुपीज पर लीटर। आफ्टर एडिंग सम वाटर ही सोल्ड द मिक्सचर एट द सेम प्राइस। ठीक है ना। इफ हिज गेन इज 12.5%, हाउ मच वाटर डिड ही एड। देखो सवाल को ध्यान से समझना। एक दूधिया 28 लीटर दूध खरीदता है 8.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, उसमें कुछ पानी मिला दिया और उतने में ही उसने बेच दिया, 8.5 में बेच दिया, और उसके बावजूद भी उसे 12.5% का लाभ हुआ। तो बताइए कि उसने कितना पानी यहां पर मिलाया है। तो देखो जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसको लेके चलते हैं 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें मालूम है कि 1/8 होती है, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है तो 1 क्या है यहाँ पर, वोटर है। ठीक है ना। 1 क्या है आप लोगों का यहाँ पर, वोटर है। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है ना। लाभ कितना हो रहा है, 1 वोटर है। और ये 8 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये आप लोगों का यहाँ पर मिल्क है। ठीक है ना। 8 यूनिट की वैल्यू क्या है, मिल्क है। तो देखो जो ये 8 यूनिट है और स्टार्टिंग में आप लोगों को कितना बताया था, मिल्क मिल्क बताया था कि 28 लीटर है। इस 8 यूनिट की वैल्यू 28 लीटर, वोटर कितना है, 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, यानी कि 28 लीटर डिवाइडेड बाई 8, तो 8 दिए 24, यानी कि 3.5 लीटर। तो इसका मतलब उसने कितना पानी मिलाया है, तो आप लोग यहां से कह सकते हो कि उसने 1 यूनिट पानी मिलाया है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला है। पानी की मात्रा कितनी निकाली है, 3.5 लीटर। तो इसका मतलब उसने 28 लीटर दूध में 3.5 लीटर पानी मिलाकर बेचा और पानी फ्री होता है, उसके बावजूद उसे 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझती है कि ए मिल्कमैन मिक्स वाटर इनटू मिल्क। ए मिल्कमैन मिक्स वाटर इनटू मिल्क, है ना, यानी कि दूध में पानी मिला दिया। एंड मार्क द एडुलेटरेटेड मिल्क 25% अबव द प्योर मिल्क। If he gains a profit of 37.5%, then find the amount of water in 17.6 liter of the mixture। कह रहा है कि एक दूधिया दूध में पानी मिला देता है और दूध का प्राइस 25% बढ़ा देता है, उसे ओवरऑल 37.5% का लाभ हो रहा है। तो आप लोगों को 17.6 लीटर के मिक्सचर में पानी बताना है कि कितना होगा। देखो 25% बढ़ा रहा है और 25, देखो मैं सक्सेसिव निकालूंगा। 25% बढ़ा रहा है, मैं मान लेता हूं कि नेक्स्ट बढ़ा रहा है x% और प्लस का 25 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100%, और ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 37.5%। ठीक है ना। तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा, यानी x प्लस का 25x अपॉन 100% आ गया और ये निकल कर आ गया आप लोगों का 12.5%। ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों का निकल कर आ गया 125x अपॉन 100 और इक्वल टू आ गया 12.5%, यानी कि 12.5, तो x बराबर आप लोगों का 10% आ गया। तो यहां से पता क्या लगा, 25% तो दूध का प्राइस बढ़ाया और 10% क्या करा, और बढ़ाया। 10% उसने क्या करा, इसका मतलब पानी मिलाया, है ना। 25% पानी मिलाने के बाद दूध का प्राइस बढ़ा दिया और उसके बाद उसे 37.5% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब उसने x% जो मैं लेके चला था, पानी की मात्रा लेके चला था, इसका मतलब उसने x% पानी मिलाया है। तो इस 10% की जो वैल्यू है वो 1/10 होती है ना, है ना। तो 10 में से 1 भाग में पानी मिला रहा, तो टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा, 11 यूनिट। और इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 17.6 लीटर। तो आपसे पूछता है कि पानी की क्वांटिटी, तो पानी कितना है आप लोगों का, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो 11 एकम 11, 11 छिका 66, तो 1 यूनिट आप लोगों का जो निकल कर आएगा 1.6 लीटर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह देंगे 17.6 लीटर मिक्सचर में पानी आप लोगों का 1.6 लीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में आप लोगों को दे रखा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है। प्रॉब्लम 9 को यहां पर देखते हैं कि ए मिल्कमैन बाइज मिल्क एट 24 रुपीज पर लीटर।
he adds 1/5 of water to it and sells the mixture at 32 rupees per liter. What will be his gain in percentage? एक दूधिया दूध को 24 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदता है और वह उसमें 1/5 भाग पानी को मिलाता है और मिक्सचर को 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट आप लोगों को बताना है। देखो पानी कितना मिला रहा है, 1/5 भाग, इसको परसेंटेज में अगर चेंज करूंगा तो गुणा 100, तो यानी कि यहां पर निकल कर आप लोगों का कितना आ गया, 20%। ठीक है ना, पानी कितना मिला रहा है, 20%। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से समझिएगा, 20% पानी मिला रहा है। अब देखो प्राइस कितना बढ़ा देता है, 24 से 32 कर देता है, यानी कि 24 पर 8 बढ़ा देता है, जो कि 1/3 निकल कर आ गया। ठीक है ना, 1/3 आप लोग यहाँ पर निकल कर आ गया। ध्यान से समझिएगा, पानी कितना मिला रहा है, यानी कि 20% आ गया, और 20% को भी हमें पता ही है 1/5 है, यानी कि 5 की वस्तु पे 6 पे बेच रहा है, यानी कि 5 की वस्तु को 6 पर बेच रहा है पानी मिलाकर। यहाँ पर 3 की चीज एक ज्यादा में, यानी कि 4 पर बेच रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ओवरऑल गेन परसेंटेज निकालना, तो 3 से 6 आप लोगों का 2 बढ़ जाएगा, ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया आप लोगों का, तो ये 5:8 आ गया। 5 की वस्तु 8 पर बेचेगा तो 3 का लाभ है, तो यहाँ पर गेन परसेंटेज आप लोग निकाल दोगे इजिली। 5 पे 3 का है तो 100 पे देखोगे कितने का हो जाएगा, तो आप लोगों का ओवरऑल जो गेन परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आएगा वो 20% आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, और इसी के साथ ये पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।